नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक काफी दिलचस्प स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से। इसका टाइटल है छायाओं का खून, हवेली का रहस्य। हाँ, ये एक डरावनी कहानी लगती है। एक पुरानी हवेली है, पास में झील, जंगल। बिल्कुल। और कहानी में 4 अलग-अलग लोग हैं जो अनजाने में किसी पुराने भयानक राज से जुड़ जाते हैं। और सिर्फ एक सिंपल हॉरर स्टोरी नहीं लग रही है। गहरे डर, पुराने दर्द और शायद अधूरे न्याय जैसे मुद्दों को भी छूती है। सही कहा। तो आज हम यही करने वाले हैं। और वो कौन सा राज है जो इन सबको एक साथ खींच रहा है? हाँ, देखते हैं कि ये कहानी डर को कैसे बुनती है। क्या इसमें हॉरर के अलावा भी कुछ है? जरा सोचिए, एक वीरान हवेली, एक झील, एक जंगल और इन सब के बीच फंसी एक आत्मा की दर्दनाक कहानी। और दिलचस्प बात यह है कि ये डर सिर्फ हवेली में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो पूरे माहौल में फैला हुआ है, झील में, जंगल में। और हर किरदार पर उसका असर अलग तरह से होता है। बिल्कुल। चलिए, किरदारों से ही शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। तो 4 मुख्य किरदार हैं। पहला है आरव। ये एक फोटोग्राफर है। अच्छा। हाँ, वो पुरानी ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें लेता है। और मजे की बात यह कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करता। अच्छा, ये तो क्लासिक सेटअप है। एक यथार्थवादी किरदार जिसका सामना ऐसी चीजों से होता है जिस पर वो यकीन नहीं करता। हाँ, लेकिन उसका कैमरा वो कुछ और ही दिखा रहा है। बार बार उसके कैमरे में खून से भरे चेहरे कैद होते हैं। अरे, मतलब जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। बिल्कुल, जो उसे ऐसे नहीं दिख रहे पर कैमरे में आ रहे हैं। ये तो भरोसे को हिला देने वाली बात है। हाँ, कैमरा जिसे हम सच्चाई का सबूत मानते हैं, वही यहाँ अलौकिक चीजें दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, उसे हवेली के दरवाजे पर जले हुए हाथों के निशान भी दिखते हैं। जले हुए हाथ। और फिर कैमरे में ही एक लाल खून से भीगा हुआ बच्चा भी दिखता है। बच्चा? ये डिटेल सिर्फ डराने के लिए नहीं लग रहे। ये शायद कहानी के अतीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरी किरदार है माया। वो एक आर्ट स्टूडेंट है। अच्छा, आर्टिस्ट। तो उसका अनुभव शायद अलग होगा। हाँ, उसका अनुभव ज्यादा अंदरूनी सा लगता है। उसकी पेंटिंग्स रहस्यमयी ढंग से खुद ब खुद बदलने लगती हैं। बदलने लगती हैं? कैसे? एक कैनवास पर अचानक लाल धब्बे आ जाते हैं, टूटे हुए चेहरे बन जाते हैं, किसी और की परछाई दिखने लगती है। बाप रे, मतलब उसकी कला ही उसके खिलाफ हो रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही। जो उसका एक्सप्रेशन का तरीका है, वही डर का सोर्स बन जाता है। हाँ। ये तो बहुत प्रभावी तरीका है डराने का। और सुनिए, पेंटिंग में बने चेहरे उससे बात करते हैं। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं, तू ही बचेगी, बाकी सबको लेना है। अरे, ये तो बहुत अजीब है। मतलब उसे जैसे कोई खास जिम्मेदारी मिल गई हो या श्राप। हाँ, और बाद में उसकी पेंटिंग्स में भी वही बच्चा दिखने लगता है जो आरव के कैमरे में दिखा था। वही बच्चा। तो ये कनेक्शन है। स्क्रिप्ट धीरे धीरे इन अलग अलग अनुभवों को एक ही जगह ला रही है। बिल्कुल। एक फोटोग्राफी के जरिए बाहरी दुनिया से और एक कला के जरिए अंदरूनी दुनिया से, दोनों उसी बच्चे की इमेज तक पहुंच रहे हैं। ये दिलचस्प है। तीसरा किरदार कौन है? तीसरा है रघु। वो एक लोकल गाइड है। हवेली और झील के किस्से सुनाता है। अच्छा, तो वो जगह के बारे में जानता होगा। जानता है, लेकिन वो खुद भी उस जगह से डरता है। उसका डर थोड़ा पर्सनल है। उसने अपनी बेटी को उसी हवेली में खो दिया था। ओहो, तो वो सिर्फ कहानी सुनाने वाला नहीं, वो भुक्त भोगी भी है। ये तो कहानी में वजन डालता है। हाँ, और उसने कई बार झील के पानी से निकलती हुई औरत को देखा है। झील से निकलती औरत? और जब वो नशे में होता है तो अपनी बेटी को पुकारता है। और एक बार उसने उसे झील किनारे देखा, बिना आंखों के। हे भगवान, ये सिर्फ भूतिया सीन नहीं है, ये तो उसका अपना दुख, उसका गिल्ट, सब कुछ दिखाता है। सही। और चौथी हैं अनन्या, एक पत्रकार। पत्रकार तो वो शायद सच्चाई की तह तक जाना चाहेगी। बिल्कुल, वो सच्चाई के पीछे पागल है। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। उसका अप्रोच ज्यादा लॉजिकल है, इन्वेस्टिगेटिव। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ भी लॉजिक को सुपरनैचुरल से टकरा रही होगी, है ना? हाँ, हवेली की लाइब्रेरी में अचानक किताबों के पन्ने अपने आप उड़ने लगते हैं और उसके सामने एक नाम बनाते हैं, छाया। छाया, ये नाम जरूर महत्वपूर्ण होगा। जानकारी इस तरह मिलना रहस्यमयी है। और फिर उसे तहखाने में दीवार पर खून से लिखा मिलता है, मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। तो ये सीधे उस दर्द की तरफ इशारा है जिसकी तलाश अनन्या कर रही है। वो बच्चा जो आरव और माया ने भी देखा। हाँ, तो ये चारों लोग देखो अलग अलग तरीकों से कैमरा, कैनवस, अपना दुख
और इन्वेस्टिगेशन सब एक ही रहस्य की तरफ खींचे जा रहे हैं। अनुभव अलग अलग है, लेकिन तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। अब उस बैकग्राउंड पर आते हैं जो इन सबको जोड़ता है, वो हवेली और वो शवदा घाट। हाँ, कहानी का सेंटर वो पुरानी हवेली है और खासकर उसके पीछे बना वो वीरान शवदा घाट। स्क्रिप्ट के हिसाब से वहीं पर सालों पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था, एक तांत्रिक अनुष्ठान। तांत्रिक अनुष्ठान, ये क्या होता है मतलब? इसे आप एक खास तरह की अक्सर गुप्त, धार्मिक या जादुई रस्म समझ सकती हैं। कभी-कभी ये चीजें बहुत भयानक रूप ले लेती हैं। और इस अनुष्ठान में क्या हुआ था? स्क्रिप्ट बताती है कि छाया नाम की एक गर्भवती औरत को जिंदा जला दिया गया था। क्या? जिंदा जला दिया गर्भवती औरत को? हाँ, ये जानकारी कहानी को सिर्फ भूत प्रेत से कहीं आगे ले जाती है। ये इंसानी क्रूरता और अन्याय की बात हो जाती है। और स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि छाया की आत्मा वो मुक्त नहीं हुई, वो वहीं बंध गई है, हवेली में, झील में, जंगल की मिट्टी में। हाँ, और ये जो आत्मा का बंधन है, ये थोड़ा अलग है। मतलब जैसे पारंपरिक कहानियों में होता है कि भूत एक ही कमरे या घर में बंद होता है। हाँ। यहाँ ऐसा लगता है कि छाया का दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो उस पूरे माहौल में, पूरे इकोसिस्टम में फैल गया है। अच्छा, मतलब वो एक जगह सीमित नहीं है? नहीं, वो एक तरह की बिखरी हुई या खंडित आत्मा जैसी है। उसके दर्द के अलग अलग टुकड़े हैं जो वहां आने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से महसूस होते हैं। जैसे शायद कोई उसका गुस्सा महसूस करता है माया की पेंटिंग्स में, कोई उसकी पीड़ा आरव के कैमरे में, कोई शायद उसकी चीखें सुनता है। तो मतलब वो जगह ही श्रापित नहीं है, बल्कि उस जगह का हर हिस्सा, हर कण उस दर्द से भरा हुआ है। बिल्कुल, ये डर को और ज्यादा बचने में मुश्किल बना देता है। आप कहीं भी जाएं, आप उस दर्द के असर में हैं। इसे एनवायरमेंटल हॉरर भी कह सकते हैं, जहां खतरा सिर्फ एक भूत से नहीं, पूरे माहौल से है। हाँ, वो रिसीवर बन गए हैं उसके दर्द के। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन चारों के अनुभव और ज्यादा डरावने और तीव्र होते जाते होंगे। यकीनन, स्क्रिप्ट शायद यहाँ सस्पेंस और टेंशन बढ़ाने के लिए घटनाओं की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ाती होगी। आरव को शायद अब सिर्फ चेहरे नहीं, कुछ और भयानक दिखने लगता होगा। माया की पेंटिंग शायद और ज्यादा आक्रामक हो जाती होंगी। हाँ, और रघु का सामना शायद और भी ज्यादा भयानक होता होगा अपनी बेटी या उस झील वाली औरत से। अनन्या को मिलने वाले संदेश और परेशान करने वाले हो जाते होंगे। और ये डर ही उन्हें हवेली की तरफ खींचता है, शायद सच जानने के लिए, या शायद कोई अनजाना बुलावा है। और फिर आता है टकराव का पल। चारों एक ही समय पर हवेली पहुंचते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजे रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाते हैं। वो फंस गए। हाँ, ये हॉरर फिल्मों में अक्सर होता है, दरवाजे बंद, अब बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट शायद एक कदम और आगे जाती है। कैसे? हवेली सिर्फ उन्हें कैद नहीं करती, वो उनके अपने निजी डरों को उनके सामने ला खड़ा करती है। अच्छा, मतलब सिर्फ छाया का डर नहीं, उनके खुद के अंदर का डर। हाँ, जिसे हवेली या छाया की मौजूदगी उत्प्रेरित करती है, बढ़ा देती है। जैसे आरव, जो फोटोग्राफर है, सच्चाई कैद करता है, उसे तस्वीरों में अपनी ही मौत दिखने लगती है। हाँ, और माया, जिसकी पेंटिंग्स बदल रही थी, वो शायद जिंदा हो जाती हैं, उसे निगलने को तैयार। और रघु, उसे अपनी बेटी की जली हुई हड्डियां मिलती हैं। ये तो उसके अपराध बोध का सबसे भयानक रूप होगा। बिल्कुल। और अनन्या, जो सच ढूंढ रही थी, उसे रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, छाया, छाया। तो ये एक तरह का ब्रेकिंग पॉइंट है सबके लिए। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही उन्हें एहसास होता है कि उनके अनुभव अलग अलग नहीं है। ये सब डर, ये सारे अनुभव असल में छाया की आत्मा के ही हिस्से हैं, जो उन सब में बट गए हैं। हाँ, वो सिर्फ एक भूता घर में नहीं फंसे हैं, वो उस एक सामूहिक दर्द और गुस्से के जाल में फंस गए हैं। और इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच सामने आता है, छाया का असली दर्द। हाँ, पता चलता है कि उसे सिर्फ जिंदा नहीं जलाया गया था, बल्कि मरने से पहले उसके पेट से बच्चे को निकालकर उसे भी जला दिया गया था। हे भगवान, बच्चे को पेट से निकाल के जला दिया, ये तो बर्बरता की हद है। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जानकारी हॉरर को एक बिल्कुल अलग, बहुत ही दर्दनाक लेवल पर ले जाती है। और अब समझ आता है कि क्यों हर तरफ बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं, क्यों आरव और माया दोनों को उस बच्चे की छवि दिखती है।
बिल्कुल। अब ये कहानी सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा की नहीं रहती, ये एक माँ के असहनीय दर्द की कहानी बन जाती है, खोए हुए बच्चे की क्रूरता के खिलाफ एक चीख। इससे छाया के गुस्से को एक ज्यादा गहरा मतलब मिल जाता है। उसका गुस्सा सिर्फ अपनी मौत का नहीं बल्कि उस अजन्मे बच्चे के छीन लिए जाने का भी है। सही। और इसके बाद आता है क्लाइमैक्स। हवेली हिलने लगती है, दीवारों से खून बहता है। ये क्या दिखाता है, मतलब सिंबॉलिक है या सच में? शायद दोनों। ये दिखाता है कि वो जगह अब पूरी तरह से उस पुरानी त्रासदी के दर्द और गुस्से से भर चुकी है। हवेली खुद एक जिंदा घाव बन गई है, दर्द का भौतिक रूप। और तब चारों किरदारों को एक ही सीन दिखता है, एक साथ। हाँ, एक साझा विजन। छाया आग में जल रही है, पेट पकड़े चीख रही है। तो वो सीधे उस घटना के साक्षी बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल मोमेंट है। अब वो सिर्फ महसूस करने वाले या देखने वाले नहीं रहे, वो उस त्रासदी के गवाह बन गए हैं। और तभी छाया की आवाज गूंजती है, जिसने मेरी मौत देखी उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मेरे गवाह हो। तुम सब मेरे गवाह हो। ये लाइन सोचने पे मजबूर करती है। इसका मतलब क्या है? क्या अनजाने में उसका दर्द देखने या महसूस करने वाले भी उसके गुस्से का निशाना बन जाते हैं? या ये कोई जिम्मेदारी है कि अब उन्हें कुछ करना होगा? या फिर क्या दर्द को महसूस करना ही आपको उस दर्द का हिस्सा बना देता है? ये स्क्रिप्ट का एक गहरा सवाल हो सकता है। और इसका असर तुरंत माया पर दिखता है। वो बेहोश हो जाती है और उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आते हैं। क्या सच में जलने के निशान? हाँ, स्क्रिप्ट के अंशों में यही लिखा है। ये दिखाता है कि दर्द अब सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं रहा, वो शारीरिक हो गया है। छाया का दर्द अब माया के शरीर के जरिए दुनिया में आ रहा है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। हाँ, ये सारी सीमाएं धुंधली कर देता है, अतीत और वर्तमान की, मन और शरीर की, देखने वाले और भुगतने वाले की। तो अगर हम इसे समेटें, हमने देखा कि कैसे छायाओं का खून 4 किरदारों को एक पुरानी हवेली के भयानक अतीत से जोड़ती है। हाँ, और कहानी सिर्फ डराने पर नहीं रुकती, ये एक माँ के भयानक दर्द, क्रूरता और अधूरे न्याय जैसे विषयों को भी उठाती है। छाया की वो खंडित आत्मा वाला कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है, जो सिर्फ हवेली में नहीं पूरे माहौल में फैली है। और किरदारों का सामना सिर्फ छाया से नहीं बल्कि उनके अपने अंदर के डरों से भी होता है, जिन्हें छाया का दर्द और हवेली उकसाते हैं। और अंत में सब कुछ उस अजन्मे बच्चे की त्रासदी से जुड़ जाता है, जो शायद कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। लेकिन कहानी का अंत वो बहुत अजीब है। हाँ, स्क्रिप्ट के ये अंश एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ पर खत्म होते हैं। हवेली का दरवाजा खुलता है, बाहर पुलिस है, गांव वाले हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। चारों किरदार आरव, माया, रघु, अनन्या गायब। हाँ, उनका सामान वहीं पड़ा है। कैमरा, पेंटिंग्स, रिकॉर्डर, रघु की छड़ी, सब वहीं हैं, लेकिन लोग गायब। जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया हो। ये तो एकदम खुला अंत है। क्या हुआ उनका? कहाँ गए वो? क्या वो भी छाया के दर्द का हिस्सा बन गए या उस जगह में हमेशा के लिए कैद हो गए? पता नहीं। और फिर वो आखिरी इमेज, झील के पानी में एक औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरता है, शायद छाया का। और वो चेहरा कहता है अगली बार। अगली बार। ये सिर्फ धमकी है या एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र का इशारा? हाँ, ये अंत सुनने वाले को कई सवालों के साथ छोड़ देता है, सिर्फ ये नहीं कि आगे क्या होगा। सही कहा। ये हमें उस बात पर सोचने को मजबूर करता है, क्या इस तरह का गहरा दर्द, इस तरह की भयानक घटना कभी खत्म होती है? क्या उसका असर हमेशा रह जाता है? और वो गवाह होने वाली बात, उसका क्या मतलब है? क्या किसी की पीड़ा का साक्षी बन जाना, चाहे अनजाने में, आपको किसी तरह से जिम्मेदार बना देता है? क्या छाया का गुस्सा सिर्फ दोषियों पर था या हर उस इंसान पर जिसने उसकी तकलीफ को महसूस किया या देखा? ये एक बहुत ही गहरा नैतिक सवाल है जो स्क्रिप्ट उठाती है। क्या त्रासदी सिर्फ पीड़ित और अपराधी तक रहती है या उसका असर देखने वालों तक भी पहुंचता है? हाँ, ये विचार कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है और ये इस हॉरर कहानी को सिर्फ डर से आगे ले जाकर याददाश्त, अपराध बोध और शायद हमारी साझा मानवता के सवालों से जोड़ता है।